नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका और बुलेटिन करते हैं शुरुआत। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का करेंगे उद्घाटन। देश भर में वर्ष भर चलेगा आयोजन। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुरू किया मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। मामले पर सियासत जारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी। बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में जुटा प्रशासन। दिल्ली को और करना होगा मानसून का इंतजार। जन्मजात नागरिकता मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ी राहत। शीर्ष अदालत ने संघीय जजों की शक्ति को किया सीमित। जन्मजात नागरिकता खत्म करने से संबंधित आदेश पर नहीं लगा सकेंगे रोक। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच आज नोटिंगम में होगा मुकाबला। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह में देश भर से प्रख्यात जैन आचार्य, आध्यात्मिक नेता, सांसद, संवैधानिक अधिकारी, विद्वान, युवा प्रतिनिधि और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी शामिल होंगे। समारोह का आयोजन जैन धर्म के महान आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती पर किया जा रहा है। शताब्दी वर्ष आज से 22 अप्रैल 2026 तक मनाया जाएगा। साल भर चलने वाले इस समारोह में देश भर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक पहल की जाएंगी। समारोह का उद्देश्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के संदेश का प्रसार करना है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन और नैतिकता विषय पर 50 से ज्यादा पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने कई दशकों तक नंगे पांव भारतीय राज्यों की यात्रा की, साथ ही ध्यान, ब्रह्मचर्य और कठोर तपस्या का सख्ती से पालन किया। उन्होंने विशेष रूप से प्राकृत जैन दर्शन और शास्त्रीय भाषाओं में शिक्षा के लिए काम किया और देश भर में प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त विज्ञान भवन से हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, फिलहाल आज जो ये खास कार्यक्रम होना है, इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं और क्या कुछ आज देखने को मिलेगा इस कार्यक्रम के तहत हमें? जी, अगर देखें तो 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर श्री 108 श्वेत पृच्छाचार्य मुनिराज जैन मुनि विद्यानंद जी के शताब्दी समारोहों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। औपचारिक समारोह का आयोजन 26 तारीख से आज से शुरू होगा और ये 22 अप्रैल 2026 तक चलेगा। 22 अप्रैल 1925 में मुनिराज का जन्म हुआ था। बेलगावी कर्नाटक का जो शेदबल क्षेत्र है वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ और आप इस जैन परंपरा के महान संतों में आपकी गिनती होती है। एक जिनको जिन माना जाता है, जिनको अरहत माना जाता है, जिनको अरिहंत माना जाता है भगवान महावीर के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में, और साथ ही साथ अंतर सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतिस्थापक के रूप में श्वेत पृच्छाचार्य मुनिराज विद्यानंद जी का नाम सबसे ज़्यादा अग्रणी है। अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक से चलकर समूचे उत्तर भारत में जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जैन सिद्धांतों की उन्होंने पुनर्स्थापना की। जैन सिद्धांत जो है, चाहे वो सत्य, अहिंसा, परिग्रह, स्तेय, ब्रह्मचर्य के जो पंच महाव्रत हैं या फिर जो अन्य ज्ञान के साधन हैं, जो मोक्ष की अवधारणा है, जो अनेकांतवाद है, जो स्यादवाद है, इन सभी के मर्म को जनता में, आम जनमानस में स्थापित करने का अद्भुत और अनुकरणीय कार्यक्रम का अब जो प्रयास किया गया वो मुनिराज विद्यानंद जी द्वारा किया गया और इनके जो अब तक के योगदान रहे हैं उसी का स्मरणोत्सव का कार्यक्रम होगा। शताब्दी वर्ष समारोह होगा। 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 26 जून आज से शुरू होगा और 22 अप्रैल 1925 में जन्म हुआ था, लिहाजा 22 अप्रैल
2026 तक ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन होगा, जिसमें जैन संप्रदाय के, जैन धर्म के अनेक महान मुनिराज, अनेक संत, अनेक इसके अनुशीलन करने वाले लोग और साथ ही साथ अनेक गणमान्य व्यक्ति और सांसद यहाँ पर मौजूद होंगे। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो बेहद समीचीन और बेहद प्रासंगिक जो जैन धर्म के सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य के जो नियम है, जो कि विश्व शांति की बात करते हैं, अनेकात्मवाद की जगह वो अनेकांतवाद की बात करते हैं, जो साधवाद की बात करते हैं, जो जीवों को अपने कर्मों से मुक्त का मार्ग दिखाते हैं, उसकी कहीं न कहीं यहाँ पर उद्घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और दुनिया एक बार फिर देखेगी कि किस तरीके से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, चाहे वो सनातन संस्कृति के हों, चाहे वो बौद्ध संस्कृति के हों, चाहे वो जैन संस्कृति के हों, चाहे वो हमारी भारत की सामाजिक संस्कृति के हों, उनका कहीं न कहीं उद्घोष यहाँ से होगा। कृतिका, इसके साथ ही अश्विनी बताया जा रहा है, जैसा कि आपने भी बताया कि 1 साल तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। अगले साल 22 अप्रैल 2026 तक ये कार्यक्रम होंगे। इस दौरान इस 1 साल में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? क्या अलग अलग जगह पर होंगे? किस तरीके के रहेंगे ये कार्यक्रम? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये तो औपचारिक उद्घाटन समारोह है, जहां पर स्मारिका और डाक टिकट का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यहां पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जो कि मुनिराज के जीवन और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेगी। और साथ ही साथ साल भर तक जो कार्यक्रम चलेंगे, उन कार्यक्रमों में देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो वैशाली हो, चाहे वो श्रवणबेलगोला हो, चाहे वो कर्नाटक के अन्य क्षेत्र हो, दक्षिण भारत के क्षेत्र, उत्तर भारत के क्षेत्र हो, उनमें अंतर संप्रदाय सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, आध्यात्मिक समतावाद की स्थापना करने के लिए, जिस तरीके से प्रेरणा स्रोत के रूप में मुनिराज विद्यानंद जी का पूरा जीवन रहा, उनके सभी कृतित्व को, व्यक्तित्व को स्मरण करते हुए जैन धर्म के मूल सिद्धांतों की स्थापना का प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चलेगा और देश के अलग अलग हिस्सों में होगा। इस तरीके से मैं बताऊं कि जो मुनिराज का जो जीवनचर्या रही है, वो 8000 से ज़्यादा उन्होंने आगमिक जैन छंदों थे, वो उनको कंठस्थ थे। वो प्राकृत भाषा के निष्णात विद्वान थे। वो अनेक 50 से ज़्यादा उन्होंने ग्रंथों की रचना की, जो कि आध्यात्मिक मानवतावाद और सामाजिक समतामूलकवाद और समाजवाद के सामाजिक समतामूलक समाज की स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान देने में उनका पूरा का पूरा जीवन लगा रहा। तो जिस तरीके से मुनिराज का जीवन रहा, जिस तरीके से मुनिराज का व्यक्तित्व रहा, जिस तरीके से जो मूल सिद्धांत हैं जैन धर्म के, जो कि सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं। अपरिग्रह की स्थिति यह है, मैं आपको बताऊं कि अपरिग्रह उतना ही धारण करने की बात कही जाती है जितमें आपका जीवन चल सके। अस्तेय वो होता है कि चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य यह है कि नैतिक नियमों का मनसा वाचा कर्मणा जो है उसका अनुशीलन करना। सत्य और अहिंसा दुनिया जानती है कि इसका पाठ करना। तो अहिंसा के सबसे बड़े प्रेरक और प्रस्तावक के रूप में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में भगवान महावीर माने जाते हैं। ऋषभदेव जी से उनकी पूरी परंपरा चलती है। 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर जी के जन्म स्थान जो कि कुंडग्राम जो कि माना जाता है, उसको भी लोकेट करने का जो श्रेय जाता है वो मुनिराज विद्यानंद जी महाराज जी को ही जाता है, मुनिराज को ही जाता है। तो इतने महान संत को, जो कि भारत की संत परंपरा में, भारत की दार्शनिक परंपरा में, भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के अग्रणी दूत के रूप में रहे हैं, उन्हीं के कार्यों को, उन्हीं के व्यक्तित्व कृतित्व को आज स्मरण करने का दिन है और ये पूरे के पूरे कार्यक्रमों की श्रृंखला साल भर चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं और इस यात्रा के दौरान अमित शाह गोविंद गुरु विश्वविद्यालय पिंजौल गोधरा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अमित शाह अहमदाबाद के आद्रोड़ा जाएंगे, जहां मॉडल को ऑप विलेज के अंतर्गत आद्रोड़ा मंडली कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से नवनिर्मित सहकारी परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री जुवाल स्थित प्राथमिक विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि फागंडी पंचायत भवन का भी वो उद्घाटन करेंगे। अमित शाह साणंद GIDC कॉलोनी की ओर से नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क में वृक्षारोपण कर कॉलोनी को ग्रीन और स्मार्ट बनाने के लिए साणंद GIDC के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है। यह अभियान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई 2025 को नियत तिथि मानते हुए संचालित किया जाएगा। बिहार में पिछला विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था, लेकिन वर्तमान में शहरीकरण, प्रवासन, नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, मृतकों के नामों का अपडेशन न होना और अवैध नागरिकों के नाम सूची में होने जैसी तमाम समस्याओं के चलते ये पुनरीक्षण जरूरी था। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत 26 जुलाई तक घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके बाद 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा या फिर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और हर मतदाता को गणना फॉर्म भी भरना होगा, जिसे बीएलओ घर घर जाकर वितरित और संग्रह करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि फॉर्म भरने की सुविधा ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही बिहार राज्य निर्वाचन कार्यालय ने आधुनिक तकनीक की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग हो रही है। ये ई वोटिंग आज बिहार की नगरपालिका आम और उप निर्वाचन 2025 के लिए हो रही है। बिहार राज्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया है कि ई वोटिंग से मतदान करने वाले पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 51,157 है, जिसमें प्राथमिक रूप से वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिलाएं एवं प्रवासी मजदूर मतदाता शामिल हैं। पटना, पूर्वी चंपारण, रोहतास, गया, बक्सर, बांका, सारण और सिवान की नगर पालिकाओं में हो रहे इन चुनावों में सबसे ज्यादा पंजीकरण बक्सर से हुआ है। ई वोटिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ रणनीति और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। आयोग का मानना है कि ई वोटिंग स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ चुनाव प्रक्रिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दीपक प्रसाद ने बताया कि आयोग का सदैव प्रयास रहा है कि प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण और सुलभ मतदान प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए ई वोटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। देश में बिहार में पहली बार ई वोटिंग अपनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये ऐच्छिक सुविधा है, जो इसे लेना चाहते हैं वही लेंगे। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल करने से पहले पंजीकरण कराना जरूरी है। और वहीं चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 345 निष्क्रिय राजनीतिक दलों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये दल वो हैं जिन्होंने साल 2019 के बाद से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और जिनका कोई पार्टी कार्यालय भी नहीं है। बिहार चुनाव से पहले राज्य में ऐसी कितनी पार्टी हैं, उसे चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही इन पार्टियों का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि देश भर में ऐसे 345 राजनीतिक दल हैं जो निष्क्रिय हैं। इन दलों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसके पहले चरण में इन 345 दलों को चिन्हित किया गया। साथ ही निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद संबंधित सीईओ द्वारा इन दलों को सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। किसी भी दल को डिलिस्ट करने का अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्याय संबंधित संसदीय समिति जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। समिति के अध्यक्ष ब्रजलाल जम्मू पहुंच चुके हैं। ये समिति अमरनाथ श्राइन बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर यात्रा को लेकर की गई तमाम तैयारियों का जायजा लेगी। इसके साथ ही समिति के सदस्य श्रीनगर भी जाएंगे और जम्मू कश्मीर सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा संसदीय दल तीर्थयात्रियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद संसदीय समिति का इस तरह का ये पहला दौरा है। हमारी जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, लॉ एंड जस्टिस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस और डीओपीटी, तो ये पहले हमने प्रोग्राम बनाया था 9 मई को। वो हमने श्रीनगर और यहाँ का मिला करके, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण वो फिर टल गया। तो फिर आज यहाँ पर हमारे सांसद लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है तीर्थयात्रियों को, क्या चीज़ें, और वहाँ के सीईओ के साथ हम बैठक करेंगे और उसके बाद आ करके फिर उसके बाद हम लोग श्रीनगर चले जाएंगे। यहाँ भी बैठक है कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ, यहाँ जम्मू में भी बैठक है। इसके साथ ही कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्याय संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद ब्रजलाल कई देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख भी स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की घटनास्थल पर सिंदूर मेमोरियल बनाने की मांग की है, जो धार्मिक सद्भाव और देश की एकता का प्रतीक होगा। 4 जून को प्रधानमंत्री जी को लिखा कि वहाँ जो बेशरम घाटी पहलगाम है, जहाँ 26 लोगों को धर्म के आधार पर अलग करके
उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने गोली मार दी गई। ऐसी घटना दुनिया में कभी नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे देश के लोगों को ये कहना चाहूँगा, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पूरा देश जाति धर्म के आधार को छोड़ करके एक था। वो जगह पर सिंदूर मेमोरियल वो निशानी ना होगी कि सिंदूर पोंछा गया हमारी माताओं बहनों का, लेकिन सबसे बड़ा महत्व होगा देश के लोगों की एकता का, एकजुटता का, अखंडता का वो पहचान होगा सिंदूर मेमोरियल। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां राजधानी कोलकाता के कस्बा इलाके में एक लॉ छात्रा से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। पीड़िता छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने ठुकरा दिया था। इसी के चलते उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कृत्य को अंजाम दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रोमित मुखोपाध्याय को गिरफ्तार किया है। मनोजीत इसी कॉलेज का पूर्व छात्र है, जबकि जैब व प्रोमित मौजूदा छात्र हैं। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया गया। मेडिकल में सामूहिक दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां नागालैंड के कोहिमा में नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस विशेष कार्यक्रम में नेशनल पीपल्स पार्टी के विधायक, पार्षद, राज्य के अग्रणी संगठनों के सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नवनिर्वाचित एनपीपी पार्षदों और नेशनल पीपल्स वुमेन फ्रंट एनपीडब्ल्यूएफ की नई अध्यक्ष को मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड के संगमा द्वारा सम्मानित किया जाना था। अपने मुख्य भाषण में कोनराड संगमा ने एनपीपी सदस्यों के समर्पण की प्रशंसा की, साथ ही पार्टी के बढ़ते प्रभाव को भी रेखांकित किया। Together, we always raise the issues with the central leadership if we are not happy, and we've been doing that in the past and we'll continue to do it in the future also. और वहीं आज से 50 वर्ष पहले इस देश में संविधान पर संकट आया था। तब इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारियों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर थोपा था। और इसी पर डीडी न्यूज लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50। और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने बॉलीवुड पर शिकंजा कसा था और इसके शिकार बने थे महान गायक किशोर कुमार। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। ये वो आवाज है जिसका हर हिंदुस्तानी दीवाना था। ये आवाज हर भारतीय के दिल में बसती थी। लेकिन किशोर कुमार की इस खूबसूरत आवाज को भी इमरजेंसी के दौरान बंद करवा दिया गया था। आपातकाल में सरकार ने 6 महीने के लिए ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गानों पर बैन लगा दिया था। और जानते हैं इसकी वजह क्या थी? दरअसल किशोर कुमार ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के कहने पर एक प्रोग्राम में परफॉर्म करने से मना कर दिया था। ये हुआ कि संजय गांधी ने अपने नेतृत्व में दिल्ली के अंदर एक गीतों भरी शाम का आयोजन किया। बॉम्बे से बहुत सारे सितारों को बुलाया गया, लेकिन कुछ सितारों ने वहां आने से मना कर दिया। उनमें एक थे गायक किशोर कुमार। ये बात संजय गांधी तक पहुंची, बाद में ये बात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची, तो उन्होंने सीधे आदेश दे दिए कि किशोर कुमार का कोई भी गाना ऑल इंडिया रेडियो पे भी प्रसारित नहीं होगा और दूरदर्शन पे भी प्रसारित नहीं होगा। जो चित्रहार के अंदर गाने आते थे उसमें जिसमें भी किशोर कुमार का स्वर होगा वो गाना बिल्कुल प्रसारित नहीं होगा। यानी किशोर कुमार पूरी तरह रेडियो और दूरदर्शन से बैन कर दिए गए।
फरवरी 1975 में ये फिल्म लगी थी और अच्छे से चल रही थी। 20 महीने जब फिल्म को चलते चलते हो गए तो अचानक ये कहा गया इस फिल्म को प्रतिबंध कर दिया जाए, क्योंकि इसकी जो नायिका है सुचित्रा सेन, वो इंदिरा गांधी का लुक है उसमें, और इस फिल्म की कहानी भी इंदिरा गांधी की जो व्यक्तिगत जीवन की कहानी है उससे मिलती है। क्योंकि सुचित्रा सेन बिल्कुल चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, बैठने का अंदाज, और यहाँ तक कि जो उनके बाल थे, जिस तरह इंदिरा गांधी के उस समय यहाँ बालों में थोड़ी सफ़ेदी थी, तो सुचित्रा सेन के बालों में भी यहाँ थोड़ी सफ़ेदी दिखाई गई। और जब गुजरात के चुनाव में ये कहा गया कि आप मिलिए इंदिरा गांधी से, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट खराब हुआ और कांग्रेस सरकार चौंकी और इन्होंने कहा कि नहीं, इस फिल्म को तुरंत बैन कर दीजिए, ये कहानी उनसे मिलती है। नाटा की पिक्चर किस्सा कुर्सी का, ये फिल्म सेंसर के पास गई तो उसमें वो देखा कि इसके अंदर जो कुछ व्यंग थे, राजनीतिक व्यंग थे, कुछ कटाक्ष थे, और उसमें कुछ जो संजय गांधी की योजनाएं थी, जो पंचसूत्रीय कार्यक्रम था, उनका भी परिवार नियोजन का खास तौर से कुछ मजाक सा उड़ाया गया था। लेकिन वो एक हल्का सा वो था, कोई ये नहीं कि आप उस पर जिस तरह फिल्मकार बनाते हैं, जिस तरह कॉमेडी फिल्म बनती है उस तरह का होता है, तो उस तरह उसके अंदर कुछ दिखाया गया था। तो ये जब सेंसर बोर्ड के पास गई तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रोक दिया कि इस फिल्म को बिल्कुल पास नहीं करेंगे। और सिर्फ रोका ही नहीं, उस समय जो विद्याचरण शुक्ल थे, उन्होंने इस फिल्म के प्रिंट तक जला दिए कि आगे ये फिल्म कभी दिखाई ना जाए। इमरजेंसी का प्रकोप ऑल टाइम सुपर डुपर हिट फिल्म शोले ने भी झेला था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार ने शोले की कहानी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करवाया था। आपने इस फिल्म में क्लाइमेक्स में देखा होगा कि डाकू गब्बर सिंह और ठाकुर बलदेव सिंह की आखिरी में लड़ाई होती है और ठाकुर गब्बर सिंह को घायल करके उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन ये शोले की ओरिजिनल कहानी नहीं थी। ओरिजिनल शोले में ठाकुर अपने कील लगे जूते से गब्बर सिंह का गला दबाकर मार देते हैं। लेकिन जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो उसने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को शोले का क्लाइमेक्स बदलने के लिए दबाव डाला। दरअसल सरकार नहीं चाहती थी कि फिल्म के माध्यम से ये संदेश जाए कि एक आम आदमी कानून को अपने हाथ में ले सकता है, क्योंकि वो इमरजेंसी का दौर था और आम जनता इंदिरा सरकार से नाराज थी। आखिरकार डायरेक्टर रमेश सिप्पी को झुकना पड़ा और इस शोले के क्लाइमेक्स को उन्होंने दोबारा कर्नाटक जाकर शूट किया, जिसमें पूरे 26 दिन लगे थे। और इसी के साथ समाचारों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब खेलों से जुड़ी खबरों की, जहां भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच आज पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम को इंग्लिश परिस्थितियों को समझने के लिए 5 मौके मिलेंगे। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था और ऐसे में उनके ऊपर 2026 के वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव जरूर होगा। इसकी तैयारी उन्हें इसी सीरीज के साथ शुरू करनी होगी। 5 मैच की T20 सीरीज के बाद भारत को मेजबानों के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज भी खेलनी है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।